पहले देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन से क्या समझते हो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट या एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि ऐसा मोशन जिसमें बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को बदलना। अगर वेलोसिटी नहीं बदल पा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन वहां पे जीरो हो जाएगा। ठीक है। नोट करोगे इसके अंदर। लिखेंगे, when a when a body travels when a body travels equal displacements when a body travels equal displacements in equal intervals of time when a body travels equal displacements in equal intervals of time, then it is called uniform motion. When a body travels equal displacements in equal intervals of time, then it is called uniform motion. ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि एक बॉडी अगर सेम टाइम इंटरवल पे अगर सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, जैसे मान लो यहां पे मैंने टाइम इंटरवल बना दिया। अगर पहले सेकंड बॉडी ने ट्रेवल किया 6 मीटर, अगले सेकंड फिर से ट्रेवल किया अगेन 6 मीटर, फिर से 6 मीटर, अगेन आगे भी 6 मीटर ट्रेवल करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक एक सेकंड का इंटरवल ले लें तो बॉडी हमेशा ट्रेवल कर रही है कितनी दूरी? 6 मीटर। और ऐसे मोशन में जहां पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है इक्वल टाइम इंटरवल पे, तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। वहीं अगर एक्सेलरेटेड मोशन होता तो पहले एक सेकंड में 6 होता, लेकिन अगले एक सेकंड में 6 से ज्यादा होता, तो वह एक्सेलरेशन हो जाता। लेकिन अगर वो बार बार वही 6 को रिपीट कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसका मोशन यूनिफॉर्म है। यहां पे उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है। तो यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या है? तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी यहां पे है उसकी 6 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड वो 6 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये इंटरवल जो मैं ले रहा हूं वो एक सेकेंड का लेना जरूरी है। तुम हो सकता है कि आधे सेकेंड का इंटरवल भी ले लो, तो आधे सेकंड में जितना चलेगा अगले आधे सेकंड में फिर से वो उतना ही चलेगा। तो वो इंटरवल एक सेकंड का जरूरी नहीं है, आप कोई भी इंटरवल ले सकते हो, लेकिन जितना भी इंटरवल लोगे बार बार वही इंटरवल को रिपीट करते रहोगे तो बार बार आपको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ वो मिलेगा। तो उसको मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में हमें क्या यूज करना है? जब मोशन यूनिफॉर्म होगा तो हम यूज कर सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है। ये हम तब यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हम तब यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन होगा तो हम वहां पे इस रिलेशन को यूज नहीं कर सकते। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कितनी है इसकी? 6 है। क्यों है?
क्योंकि एवरेज तो तब बदलता है जब वेलोसिटी बदलती है, और यूनिफॉर्म मोशन में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, और अगर कोई कुछ चीज कांस्टेंट हो तो एवरेज भी वही आएगा। तो अगर ये हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है, तो आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज भी इसी कांस्टेंट के बराबर ही हमको मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं। A train traveling with the speed of a train traveling with the speed of 72 kilometers per hour. A train traveling with the speed of 72 kilometers per hour crosses a bridge of length 600 meters, crosses a bridge of length 600 meters in 1 minute, crosses a bridge of length 600 meters in 1 minute. Find the length of the train. Crosses a bridge of length 600 meters in 1 minute. Find the length of the train. आया आंसर 600 मीटर्स। कैसे निकालेंगे? हमें जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी का क्वेश्चन आएगा, हमको यूज करना है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। कहता है कि ट्रेन है, उसकी लेंथ तो हमको नहीं पता, मान लेते हैं कि लेंथ एल के बराबर है, और ये जो ब्रिज है इसकी लेंथ हमको पता है 600 मीटर के बराबर है। ठीक है। और ट्रेन चल रही है विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो, करना आता है सबको। 72 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन की स्पीड है 20 के बराबर। पूछ रहा है कि ये ट्रेन इस ब्रिज को कितने समय में क्रॉस करेगी। तो भाई ट्रेन तो तभी क्रॉस करेगी जब उसका लास्ट कंपार्टमेंट ब्रिज के बाहर निकल जाएगा, तभी तो क्रॉस कर पाएगी। तो क्रॉस करने के लिए उसके लास्ट कंपार्टमेंट को, ब्रिज को निकलना पड़ेगा, तब कहेंगे कि ट्रेन क्रॉस कर गई है। अब हमें यूज करना है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं एक्सेलरेशन के साथ भी बना सकता हूं, तो वहां पे जब बनता तो हम वहां यूज करते क्या? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन नहीं है, तो हमें यूज करना है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? तो तुम कहोगे हम ट्रेन के किस पार्ट को देखें, तो आप ये समझें कि कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स बराबर डिस्टेंस से ही मूव करते हैं। मतलब अगर ट्रेन मूव करी है तो उसका इंजन जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा, उसका लास्ट कंपार्टमेंट भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा। तो आप इस ट्रेन के किसी भी एक पॉइंट को देख लें और उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लें। जैसे मान लो मैं ट्रेन के लास्ट वाले कंपार्टमेंट को देखता हूं, क्या लास्ट वाला कंपार्टमेंट यहां था? और जब ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया तो क्या लास्ट कंपार्टमेंट यहां पहुंच गया? आप किसी भी एक पॉइंट को देखें पहले और बाद में, तो ट्रेन का लास्ट कंपार्टमेंट जो पहले यहां था, अब वो ट्रेन का लास्ट कंपार्टमेंट यहां पहुंच गया, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? 600 प्लस एल का ट्रेवल किया। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 600 प्लस एल। वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। कितने समय में क्रॉस किया? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। यहां से एल मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा। ये 1200 आएगा, उसमें 600 माइनस हो जाएगा, तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 600 मीटर के बराबर। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो जो बॉडी जिसके पास लेंथ है, जैसे अगर मैं बात करता एक पार्टिकल की, तो पार्टिकल को ब्रिज क्रॉस करने में उसके पास लेंथ नहीं होती, तो पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट हम लोग 600 का लेते। लेकिन जब ट्रेन को क्रॉस करना है तो ट्रेन के पास लेंथ है, तो ट्रेन को पूरा क्रॉस करने के लिए, पूरा उसको ब्रिज से निकलने के लिए लास्ट कंपार्टमेंट को भी निकलना पड़ेगा। तो आप यहां पे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 600 का लेके नहीं निकाल सकते हो, यहां पे ट्रेन की लेंथ को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी कोई ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो ट्रेन की लेंथ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर पार्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो पार्टिकल की कोई लेंथ होती नहीं है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट को 600 मीटर ले सकते थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग को और भी मिलेंगे, जैसे अभी मैंने ट्रेन और ब्रिज का सवाल कराया। ऐसा भी हो सकता है कि दो ट्रेन एक दूसरे के पैरेलल चल रही हो और दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को ओवरटेक कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है। या दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन पे जा रही हो और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो। वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम रिलेटिव मोशन से करेंगे। ठीक है, रिलेटिव मोशन हम लोग तब यूज करते हैं जब दो बॉडीज मोशन में होती हैं। यहां पर एक ही बॉडी ट्रेन मोशन में है, ब्रिज मोशन में नहीं है। यही ब्रिज की जगह अगर दूसरी ट्रेन हम लोग ले आते तो हम ऐसे क्वेश्चंस को रिलेटिव मोशन से करेंगे। ठीक है, जब एक बॉडी का मोशन है तो हम सिंपल कर सकते हैं, जब दो बॉडी का मोशन होगा तो रिलेटिव मोशन की मदद से हम उस क्वेश्चन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आंसर। तो वो वाला पार्ट हम लोग बाद में सीखेंगे, रिलेटिव मोशन वाला। ठीक है, तो अब आता है, देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्वेश्चंस बनते नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन में क्वेश्चन कैसे बनेंगे? एक ब्रिज वाला क्वेश्चन सबसे सिंपल यही बन सकता है। दूसरा जो मोशन के बनते हैं वो रिलेटिव मोशन वाले बनते हैं। जैसे मैंने बताया ना अभी, यही ट्रेन और ब्रिज की जगह दो ट्रेन होती और दो ट्रेन अपने आप एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करती, उसको हम लोग रिलेटिव मोशन से करना सीखेंगे। या एक ट्रेन जा रही है, दूसरी पीछे आ रही, कितने समय के ओवरटेक करेगी, इसको हम लोग रिलेटिव मोशन से करेंगे। तो जब दो बॉडी का मोशन आता है तो हम रिलेटिव मोशन से उस क्वेश्चन को करेंगे, वो आगे सीखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन के बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझ में आ गया भाई। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मतलब यहां पर हम इसको कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी बदलेगी। तो जब बॉडी की वेलोसिटी बदलने लगती है तो उस मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है,
और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो तरीके के होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन पहला होता है जिसको हम कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन है लेकिन वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो दो तरीके के मोशन हमने अभी तक सीखे। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की वेलोसिटी बदलती है और एक्सेलरेशन होता है। लेकिन बॉडी की वेलोसिटी बदलने से जो एक्सेलरेशन आ रहा है, ये एक्सेलरेशन भी दो तरीके से आ सकता है। या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ सकता है जिसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, या एक्सेलरेशन बदलता हुआ आ सकता है। ठीक है, अब कांस्टेंट और बदलते हुए एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्या है? जैसे अगर तुमने स्कूटर स्टार्ट करी और तुम एक फिक्स एक्सेलरेशन से स्कूटर को चला रहे होगे, फिक्स एक्सेलरेशन देके, तो तुम्हारी वेलोसिटी बदल रही होगी लेकिन वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम जो एक्सेलरेटर है उसको कभी कम कर रहे हो, कभी बढ़ा रहे हो, तो वहां पे तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो चेंज होता रहेगा। और जब एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा तो हम कहेंगे कि वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं पहला केस जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और वही अगर तुम बदलने लगोगे तो हम कहेंगे कि वहां एक्सेलरेशन तो है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म जहां पर भी आता है मतलब कांस्टेंट कह रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, नोट करें इसमें। when a body travels when a body travels in such a way when a body travels in such a way that and when a body travels in such a way that there is equal change in velocity, there is equal change in velocity in equal intervals of time. When there is equal change in velocity in equal intervals of time, then it is called a motion with constant acceleration. Then it is called motion with constant acceleration. ठीक है, तो मान लो यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो पहले यहां पे वेलोसिटी 4 थी, फिर 8 हो गई, फिर 12 हो गई, फिर 16 हो गई, फिर 20 हो गई। और इसने वेलोसिटी को जो चेंज करने में जो टाइम लगाया है वो सेम लगाया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन है, और पहले सेकंड वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो 4 का आया है। अगले सेकंड वेलोसिटी फिर से 4 से ही बदली है क्योंकि 8 से बढ़ के 12 हो गई है, फिर वो 12 से बढ़ के 16 हो गई, तो फिर से वेलोसिटी में चेंज 4 का आया है। तो हर एक एक सेकंड में वेलोसिटी सेम अमाउंट से बदल रही है। लेकिन अगर वही वेलोसिटी अलग अलग अमाउंट से बदलती तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। लेकिन वेलोसिटी का चेंज अगर सेम हो रहा है इन सेम टाइम इंटरवल, अगेन मैं कह रहा हूं सेम टाइम इंटरवल का मतलब यह नहीं है कि 1 सेकंड का इंटरवल होना जरूरी है। हो सकता है कि 0.3 सेकंड में जितना चेंज आया है अगले 0.3 सेकंड में भी उतना ही चेंज आएगा। तो जब चेंज सेम आ रहा है इन सेम इंटरवल तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
ठीक है। अब यहां पे एक्सेलरेशन है कितना, तो हम यहां पे एक्सेलरेशन कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है बार बार 4 मीटर पर सेकेंड का, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता है बेसिकली वेलोसिटी में कितना चेंज आया। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, एक्सेलरेशन कहता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया, कितने टाइम में आया। वेलोसिटी में कितना चेंज आया और कितने टाइम में आया। ठीक है, एक पोर्शे होगी और एक ऑल्टो होगी, तो ऑब्वियसली पोर्शे का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा क्योंकि उसका वेलोसिटी में चेंज ज्यादा होगा कम टाइम में, और वहीं एक नॉर्मल कार लेंगे तो उसका वेलोसिटी का चेंज कम होगा उतने ही टाइम में। तो वेलोसिटी में दोनों में चेंज आ रहा है, लेकिन जितना ज्यादा चेंज आएगा हम कहेंगे एक्सेलरेशन उतना ज्यादा है। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड का 1 सेकेंड में, तो हम कह देंगे इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये सेकेंड और ये सेकेंड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके, तो हमें यह समझ में आया कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, वहीं अगर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता तो मैं क्या करता कि जो चेंज है वो अनइक्वल कर देता। पहले सेकंड में 4 का चेंज, दूसरे में 10 का, फिर 5 का, फिर 20 का, तो वो बदलता रहता। लेकिन यहां पे आप कहीं पर भी एक्सेलरेशन निकालोगे तो वेलोसिटी 4 से बदलकर 8 हो गई है, एक्सेलरेशन आपको वही 4 का मिलेगा। 8 से बदल के 12 हो गई है, तभी वही मिलेगा। अगर आप यहां से लेकर यहां तक का एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो किसी भी इंटरवल पे निकाल सकते हैं, तो यहां से यहां तक वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया है, 16 माइनस 4, 8 का चेंज आ गया है, सॉरी 12 का चेंज आ गया, कितने टाइम में, 3 सेकेंड। मैंने ये देखो, ये इस सेकेंड की है, ये इस सेकेंड की है, ये इस सेकेंड की है, ये इस सेकेंड की है। यहां पे टाइम 1 जो है, ठीक है, मैं यहां फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूं। टाइम जो 1 मैं लिख रहा हूं वो एक्चुअली इस पॉइंट का टाइम है। टाइम 1 यहां पर है, टाइम 2 यहां का है, टाइम 3 यहां का है, टाइम 4 यहां का है ना। नहीं, यहां पे टाइम 0 लिखा था, 1 लिखा था मैंने, 1, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ कि 12 से लेकर, सॉरी 4 से लेकर 16 सेकेंड, 16 की स्पीड में पहुंचने में इसने कितना समय लगाया है, 3 सेकेंड लगाया, 4 नहीं लगाया, क्योंकि यहां पे टाइम 1 है और यहां पे टाइम 4 है, तो 3 सेकेंड लगाया है। तो वेलोसिटी का चेंज 16 माइनस 4 मतलब 12 का हो गया। 12 का चेंज हो गया कितने टाइम में, 3 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन वापस आपको 4 ही मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू एक फिक्स इंटरवल में 4 है, आप कोई भी इंटरवल सेलेक्ट कर लो, एक्सेलरेशन आपको हमेशा सेम मिलेगा। ठीक है, तो जहां पर भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है टाइम के साथ। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अगर मैंने कहा कि u इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, v को मैंने कहा कि ये है फाइनल वेलोसिटी, और t को मैंने कहा कि ये उसने लगा दिया है टाइम। इतने टाइम में उसने अपनी वेलोसिटी को u से बदलकर v तक पहुंचा दिया। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में क्या चेंज आया है, v माइनस यू, इतना ही तो चेंज आया है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज का मतलब क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे यहां पे चेंज कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल, वैसे वहां भी चेंज निकाल दिया। कितने टाइम में आया चेंज, टी के टाइम पे। तो तुमको इक्वेशन मिल जाती है v इज इक्वल टू यू प्लस
एटी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। लेकिन ये इक्वेशन आई कहां से? यहीं से आई। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ठीक है। ठीक है, नोट किया सबने? तो अब देखो, हमसे ऑब्वियसली जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें वही तीन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज करवाने वाला है। कहां से आता है अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसी इक्वेशन की मदद से बाकी दो इक्वेशन को भी डेराइव कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि आपको नीट के एग्जाम में कभी कोई डेरिवेशन नहीं पूछता है, वो एज्यूम करता है कि आपको ये पता है, अब इसके ऊपर मैं सवाल दूं तो तुम कर पाओ, ये वो एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, एग्जाम में। तो मैं इसको हटा दूं अगर नोट कर लिया है ना। तो अब आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में। और इसके ऊपर हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले तीन है। वो फॉर्मूले तुम 9th क्लास से मेरे ख्याल से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तो फॉर्मूले वही तीन है, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के बन सकते हैं। हर क्वेश्चन में तुम कुछ ना कुछ सीखोगे। तो पहला फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा क्या? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख लेते हैं। और तीसरा फॉर्मूला है 2as। ये तीन फॉर्मूले हमारे पास है। और इन तीन फॉर्मूले में टोटल 5 लोग आते हैं। 5 का मतलब इन फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो आपको एक मिलता है u, एक मिलता है v, एक मिलता है a, मिलता है s और t। 5 लोग आते हैं इस फॉर्मूले। u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले सीखा। v का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी। a का मतलब हो गया एक्सेलरेशन। s का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। मैं डिस्टेंस नहीं लूंगा, मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट यूज करूंगा। और t का मतलब हो गया टाइम। ठीक है, 5 लोग आते हैं टोटल इन फॉर्मूले में। कोई भी एक फॉर्मूला उठा लो, कोई भी, तो किसी भी एक फॉर्मूले में टोटल कितने वेरिएबल्स हैं? 4। कोई भी फॉर्मूला उठा लो, हर फॉर्मूले में आपको 4 डिफरेंट लोग मिलेंगे। हर फॉर्मूले में आपको 4 डिफरेंट लोग मिलेंगे। तो 4 में से कितने पता हो कि चौथा निकल जाए? 3। तो ऑब्वियसली हमें किसी भी सवाल में 3 लोगों के बारे में पता होना चाहिए। इन 5 में से अगर कोई भी 3 पता होंगे तो बाकी 2 हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हर फॉर्मूले में 4 वेरिएबल हैं। 4 में से अगर 3 पता चल जाएंगे तो हम बाकी 2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पे ये जो 4 वेरिएबल्स हैं, ये जो 4 वेरिएबल्स हैं, ये चारों वेक्टर हैं। आगे मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है। और ये जो है ये हम लोग स्केलर मानेंगे अपने सिलेबस में। मतलब कहने का ये है, मैं तुमको एवरेज वेलोसिटी के समय भी ये बताया था कि जो भी वेक्टर्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो स्केलर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। मतलब इन 4 की वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा हमको पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगेन फाइनल वेलोसिटी के साथ भी वही है, एक्सेलरेशन के साथ भी वही है, डिस्प्लेसमेंट के साथ भी वही है। लेकिन ये हमको तब यूज करना होगा जब हम ग्रेविटी वाले मोशन को करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन में हमें ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी से आइडिया ले लेना है कि इन 5 में से 4 लोग के पास नेगेटिव साइन भी आ सकता है। टाइम है इकलौता ऐसा है जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अच्छा, एक और चीज जो इस फॉर्मूले पे तुम ध्यान दे सकते हो कि u सब में आता है।
इनिशियल वेलोसिटी सब में आती है, चाहे जो भी फॉर्मूला ले लो, यू सब में आएगा और ए भी सब में आएगा। मतलब कोई भी सवाल बिना यू और बिना ए के तो नहीं कर सकते हैं। तो या तो हमको यू और ए दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे या हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन का मतलब समझते हो? ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब ये हो गया कि हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को दो अलग अलग जगहों से निकालेंगे और उनको आपस में बराबर कर देंगे, तो ए हट जाएगा। जैसे मैंने कहा कि x की वैल्यू x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू z, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू z। x अगर y के बराबर है और y अगर z के बराबर है तो डायरेक्टली ये तो कहा जा सकता है ना कि x z के बराबर है, तो यहां पे y एलिमिनेट हो गया, हम उसको हटा देंगे। मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा कैसे करना है, बट अभी तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में जंप करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 में से 3 लोगों को हमको दिया होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। एक ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि हमें यू और ए सब में चाहिए, क्योंकि यू सब में आता है और ए सब में आता है। अगर यू और ए नहीं दिया है तो पहले यू और ए के निकालने की कोशिश करी जाएगी। जब ये आ जाएंगे तब हम आगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स करना। फॉर्मूले 3 है, बट हाँ आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट सीखोगे कि हमें करना कैसे होता है। ठीक है, तरीका सीखोगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। A body starts with an initial velocity of a body starts with an initial velocity of 10 meter per second. Initial velocity of 10 meter per second and travels the distance of 20 meters, नहीं 20 नहीं लेंगे, चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ 75 लिखो, ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 75 meters in 5 seconds। ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 75 meters in 5 seconds। नहीं 5 सेकेंड भी मत लिखो। चलो ठीक है, कर लो। ट्रेवल द डिस्टेंस 75 meters in 5 seconds, find its final velocity। Travels the distance of 75 meters in 5 seconds, find its final velocity। कितना आते हैं? 20 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक,
20 आ रहा है। देखो कोई भी क्वेश्चन तुम्हें जो करना है इस इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो इंफॉर्मेशन दी है पहले लिख लो, उससे तुम्हें क्लैरिटी आएगी कि फॉर्मूला लगाना कौन सा है। जैसे इस क्वेश्चन में हमको कहता है कि बॉडी स्टार्ट करती है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 है, वो लिखो। ठीक है, फिर क्या कहता है कि वो बॉडी ट्रेवल करती कितने समय तक, 5 सेकेंड तक ट्रेवल करती है, टाइम आपको दिया हुआ है। और यह भी दिया है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 3 लोग हमको पता है और 2 बच गए। और अगर जो 2 बच गए हैं वो कौन कौन से हैं, एक्सेलरेशन नहीं पता और वेलोसिटी नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता और ए नहीं पता। मैंने बताया ना कि किसी भी क्वेश्चन को बिना ए के तो कर नहीं सकते हैं, तो पहला अटेम्प्ट रहेगा ए निकालने का। अब ए अगर निकालना है तो ये देखो कि ये 4 लोग, वी के बारे में सोचना भी बंद करो, ठीक है, वी हम निकाल लेंगे, बिना ए के तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो ये 4 लोग कौन सी इक्वेशन में आते हैं, तो ये 4 लोग आते हैं कौन सी इक्वेशन में, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, ये 4 लोग आते हैं। और इन 4 में से 3 पता है, तो ऑब्वियसली चौथा हमको निकल जाएगा। और चौथा एक बार ए निकल गया तो ऑब्वियसली हम वी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप रहेगा कि जो जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिख ली जाए, उसके बाद देखा जाए कि कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना है। एक्सेलरेशन नहीं पता है तो पहला काम रहेगा कि एक्सेलरेशन को निकालें। एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हमने इक्वेशन लगा दी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस की वैल्यू है 75, इनिशियल वेलोसिटी 10 की है, टाइम है 5 सेकेंड का, हाफ ए टाइम है 5 का स्क्वायर। तो 75 इज इक्वल टू 50 प्लस कितना आएगा ये 25 ए बाई 2, इतना आ रहा है। ठीक है, उसको इधर ले जाते हैं तो 25 इज इक्वल टू 25 ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 आ जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन 2 मिल गया। एक बार ए मिल गया, निकालना क्या है, वी। कौन सी इक्वेशन से निकालोगे, दोनों से आ जाएगा। अब फर्क नहीं पड़ता, हमको 4 पता चल गया, पहले 3 लोग पता थे, अब चौथा भी पता चल गया। चौथा पता चल गया तो एक ही तो अननोन है। अब वो अननोन जो है वो आप थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, दोनों से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u की वैल्यू है 10, एक्सेलरेशन निकाल लिया 2 का, टाइम हमको पता है 5 का, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। A body starts moving with constant acceleration. A body starts moving with constant acceleration along a straight line, along a straight line with initial velocity u, with initial velocity u and final velocity v. Initial velocity u and final velocity v. Find its average velocity.
इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v, फुल स्टॉप, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम से निकालते हैं। एक्सेलरेशन दिया नहीं है, आप मान लोगे कुछ ए का, वहां से आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे या जैसे भी करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो तुमको आंसर मिलता है। टी 2 v प्लस यू बाई 2, ठीक है। कैसे करेंगे? हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम चाहिए, और इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा आप उसको याद रखोगे, क्योंकि डायरेक्टली अगर ये सवाल आता है तो हमको एक फॉर्मूला मिलने वाला है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो हम इस इक्वेशन को देख लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन का कहना है कि पार्टिकल ने s का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है कितने टाइम में? t टाइम में। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या बता रहा है कि पार्टिकल अगर चल रहा है तो उसने इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है t टाइम में, और अगर इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है t टाइम में तो एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम ही तो होती है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल किया है s का, और टोटल टाइम इसको लगा है t का। तो अगर मैं इसको t से डिवाइड कर दूं तो क्या एवरेज वेलोसिटी आ जानी चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए या ऐसे करते हैं, s को t से डिवाइड कर देंगे, और इसको t से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड को भी हमें t से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो हमें दोनों साइड पे इक्वेशन सेम मिलेगी। दोनों साइड से t से डिवाइड कर दिया, ये जो आ गया ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, और इसको डिवाइड करेंगे तो यू टी बाई टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2t, ऐसा कह सकते हैं। समझ में आई बात? दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया। पहला टर्म आ गया यू टी बाई टी, और दूसरा आ गया ए टी स्क्वायर बाई 2t। यहां से t तो कैंसिल हो जाएगा, u बचेगा, और यहां क्या बचेगा? ए टी बाई 2 बचेगा, ठीक। अब याद करो ये वाली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ए टी की वैल्यू होगी v माइनस यू? ए टी की वैल्यू को v माइनस यू पुट कर सकते हैं, और इस ए टी को उठाकर हम ला के रख देंगे यहां पर, और अगर हम इसको यहां पे ला के रखते हैं तो एवरेज वेलोसिटी हो जानी चाहिए u प्लस ए टी की वैल्यू कितनी है? v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2। देखो सब कैंसिल हो गए, a हट गया, सब हट गया, सिर्फ v और u में इक्वेशन बची है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2u प्लस वी माइनस यू बाई 2, तो हमको क्या मिल जाता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? u प्लस वी या v प्लस यू बाई 2, u प्लस वी बाई 2। याद रखेंगे इस बात को कि कभी भी हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है एक्सेलरेटेड मोशन में, तो आपको इनिशियल और फाइनल को जोड़ के से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एवरेज वेलोसिटी हमको मिल जाती है।
ठीक है। तो एक्सेलरेटेड मोशन, कौन सा एक्सेलरेटेड मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, उस केस में एवरेज वेलोसिटी इनिशियल फाइनल को जोड़कर 2 से डिवाइड करके मिलती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा तुमको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि कब हमको एवरेज इनिशियल और फाइनल को जोड़ के 2 से डिवाइड करके मिलता है। हमेशा नहीं मिलेगा, हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा, कुछ केसेस में मिलेगा। तो वो केस कौन से हैं इसको समझते हैं। यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो ऑब्वियसली टाइम के संग बदल रही है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा क्या फाइनल वेलोसिटी बदल रही है? फाइनल वेलोसिटी जो है ये टाइम की कितनी पावर पर डिपेंड कर रही है? 1। फाइनल वेलोसिटी जो है वो टाइम की कितनी पावर पर डिपेंड कर रही है? 1। इसको हम कहते हैं लीनियर प्रोपोर्शन। मतलब बेसिक कहने का मतलब, अभी आगे हम लोग ग्राफ भी सीखेंगे, इसका कहने का मतलब है कि टाइम और वेलोसिटी दोनों की पावर अगर 1 है तो ये लीनियरली प्रोपोर्शनल है। वहीं अगर टाइम की पावर 2 हो जाती तब ये लीनियर प्रोपोर्शन नहीं रहता। अगर दोनों की पावर 1 है, ठीक है, अगर दोनों की पावर 1 है तब हम कहेंगे कि ये जो एवरेज वेलोसिटी हम निकालने वाले हैं ये सिंपली इनिशियल और फाइनल को जोड़ के 2 से डिवाइड करके आ जाएगा। कब? जब वेलोसिटी टाइम की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है। ठीक, इसको नोट कर लिया सबने? हाँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे मान लो y जो है ये x पर डिपेंड कर रहा है। क्या y x पर डिपेंड कर रहा है तो x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है। जब x बदलेगा तो क्या y भी बदलता जाएगा? अगर हमसे बोला जाए y की एवरेज वैल्यू निकालो तो y की एवरेज वैल्यू होगी इनिशियल y प्लस फाइनल y डिवाइडेड बाय 2। ऐसा इसलिए क्योंकि y x की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आई ये बात? जैसे मान लो यहां पे मैंने इस क्वेश्चन में हम लोग ने क्या सीखा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यही कहा गया है। यहां पे वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है, लेकिन क्या टाइम की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है? जब टाइम की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी इनिशियल प्लस फाइनल 2, ये एवरेज हो गया। अगर मान लो मैं एक दूसरा सवाल बनाऊं जिसमें मैं कहूं कि जो प्रेशर है, आगे आप पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये प्रेशर की वैल्यू होती है रो जी एच, पढ़ा है? प्रेशर हाइट की कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा है? 1। हम अगर इसमें एवरेज प्रेशर निकालना चाहेंगे तो P1 प्लस P2 को 2 से डिवाइड करके मिल जाएगा। समझ में आई ये बात? कभी भी अगर एक वेरिएबल दूसरी वेरिएबल की पावर 1 पे डिपेंड करेगा तो हम उसका एवरेज निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल को जोड़कर 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर y इज इक्वल टू होता 4x² प्लस 3 तो तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये y1 प्लस y2 बाई 2 से आएगा, तब गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो कब हम लोग यूज करने वाले हैं? जब पावर 1 होगी। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे जाकर मैं एवरेज प्रेशर भी तुमसे पूछ सकता हूं, इस चैप्टर में एवरेज वेलोसिटी पूछ सकता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एवरेज निकालने के लिए आपको जब भी आएगा तो ऐसी चीजों का एवरेज निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, वो चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देगा, ये हमको नहीं पूछेगा। लेकिन अगर कोई एवरेज निकालना है जिसमें पावर 1 है तो हम सीधे सीधे एवरेज इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 से निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है?
क्या बताया एवरेज का मतलब? जो काम बदलती हुई चीज कर सकती है वही काम एवरेज कर सकती है। ठीक है, तो बॉडी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलती हुई जाती है, यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, यहां इसकी फाइनल वेलोसिटी v है। बदलती हुई वेलोसिटी से इसने इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कुछ तो टाइम लगाया होगा। क्या इतना ही डिस्टेंस वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी ट्रैवल कर सकता है? और इतना ही डिस्टेंस अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकता है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है? v एवरेज। कांस्टेंट वेलोसिटी है v एवरेज, इतनी एवरेज वेलोसिटी से अगर चलता तो क्या सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में कवर कर लेता? और यहां पे उसके पास एक्सेलरेशन कितना होता? अरे कांस्टेंट से चल रहा है अब ये, तो अब इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। तो जो काम वो बदलती हुई वेलोसिटी से कर रहा था, ठीक है, देखो मैंने कहा ना तुम्हें नोट नहीं करना है, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाह रहा था कि हम लोगों ने एवरेज निकालना सीखा है, तो एवरेज का मतलब भी होता है कुछ। तो एवरेज निकालने के लिए मैं तुमको यहां पे ये बताया, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि एवरेज हम निकालते कैसे हैं अगर कोई चीज लीनियरली वैरी कर रही है। लीनियरली वैरी का मतलब इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, अगेन v की पावर 1 है, t की पावर 1 है, p की पावर 1 है, h की पावर 1। तो जब दोनों की पावर 1 होती है तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल हम इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 से निकाल सकते हैं। फिर मैंने कहा कि एवरेज का मतलब होता क्या है, तो एवरेज का मतलब होता है कि जो काम हम लोग वेलोसिटी को बदल बदल के ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे यहां से पार्टिकल स्टार्ट करता है u से, यहां पहुंचता है v से, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी बदल बदल के उसने पहुंचा है। लेकिन यही काम अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, जिसको एवरेज कह रहे हैं, तो यही जर्नी वो सेम डिस्प्लेसमेंट s का सेम टाइम में वो कंप्लीट कर सकता है। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो क्या यूनिफॉर्म मोशन हो गया? और यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वेलोसिटी जो है वो ये एवरेज है, और एवरेज को हम लोग लिख सकते हैं v प्लस यू बाई टू। फाइनल वेलोसिटी के लिए हमको क्या फॉर्मूला पता है? u प्लस ए टी हमने पुट किया, और अगर इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूले डिराइव होते हैं। हमें नहीं फर्क पड़ता कि कैसे डिराइव हो रहे हैं, हमें एवरेज निकालने का तरीका फॉर्मूला तो मैं याद रखना है, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 कर देना है तो हमको एवरेज मिल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, एक्सेलरेटेड मोशन में हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं।
कहां से आए मैंने कहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर किसी को जानना था तो मैंने बता दिया कि कहां से आने वाले हैं। अदरवाइज हम उन्हीं 3 फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कोई भी सवाल आएगा लिख लेंगे क्या क्या दिया है, और फिर हम उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। A particle traveling in a straight line, a particle traveling in a straight line with constant acceleration, with constant acceleration, travels the displacement of 12 meters in 1 second, travels the distance of 12 meter in 1 second, and twenty-seven meters in next 2 seconds. 27 meters in next 2 seconds. Full stop. Find the distance traveled. Find the distance traveled in next 3 seconds. Find the distance traveled in next 3 seconds. ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं जिसने नहीं नोट किया है। A particle traveling in a straight line with constant acceleration travels the distance of 12 meters in 1 second, 27 meters in next 2 seconds. Then find the distance traveled in next 3 seconds. अच्छा, थोड़ा सा चेंज कर लो, मतलब कैलकुले आंसर इससे आएगा, बट कैलकुलेशन आसान करने के लिए 27 को 36 कर लो बस। 27 मीटर जो दिया है उसको 36 मीटर्स कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलता है, हमको नहीं पता उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमको एक्सेलरेशन भी नहीं पता, बट ये कहता है कि पहला जो 1 सेकंड है,
इसमें ये चल जाता है 12 मीटर, पहले 1 सेकंड में चलता है 12 मीटर। फिर कहता है कि अगला जो कितने सेकंड है, 2 सेकंड। अगले 2 सेकंड का मतलब अब तक टोटल टाइम क्या 3 सेकंड बीत चुका होगा, और अगले 2 सेकंड में वो चलता है 36 मीटर। तो पूछता है कि अगला 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड और बीत जाएंगे तो 6 सेकंड हो जाएंगे, इस 6 सेकंड में ये कितना चल रहा होगा, मतलब इस नेक्स्ट 3 सेकंड में वो कितना चलेगा। तो पहले 1 सेकंड के बता दिया कितना चला है, अगले 2 सेकंड का बता दिया कितना चला है, तो उसके अगले 3 सेकंड में कितना चलेगा ये कैलकुलेट करना है। हमको ना तो यू पता है ना हमको ए पता है, लेकिन हमको पता है कि बिना इसके काम नहीं चलने वाला है, तो हमें पहले यू और ए निकालना पड़ेगा। और यू और ए निकालने के लिए आप इक्वेशन को बनाएंगे, पहले बनाएंगे ए से लेकर बी तक एक इक्वेशन बन सकती है, मतलब इन पॉइंट्स के मैं नाम दे देता हूं, ठीक है। आप जब भी इक्वेशन बनाओगे, लेट्स से आप इक्वेशन बनाना चाहते हो ए से बी तक, जब मैं ए से बी लिख रहा हूं तो ए का मतलब इनिशियल है, बी का मतलब फाइनल है। इसमें जो जो पता है वो सब लिख लो, ठीक है। फिर एक इक्वेशन बनाओ तुम ए से लेकर सी तक, उसमें जो जो पता है वो लिख लो। इनकी मदद से तुम यू और ए निकाल पाओगे, और एक बार यू और ए निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें डायग्राम बना के बता दिया है, अब तुम्हें जो जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिखनी है और इक्वेशन बना के यू और ए निकालना है। 120 देखते हैं कितना आएगा, 660 प्लस 672। नाइन्टी सिक्स। 84 आएगा शायद, 84 शायद, मुझे श्योर नहीं है। मैंने जितना कैलकुलेशन करी, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय भी मुझे कैलकुलेशन करके ही बनाना पड़ा, मुझे लगता है कि शायद 84 इसका आंसर आना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, इस टॉपिक से आते हैं, आप पहले ये देखें कि इक्वेशन बनानी किन दो पॉइंट्स के बीच में है, लिख लें। अगर मैं ए से बी लिख रहा हूं, मतलब मैं स्टार्ट करूंगा मोशन को ए से और बी में मेरा मोशन खत्म होता है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इसके बीच में मुझे सारी वैल्यूज को लिखना है जो जो पता है। हमको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, ठीक है, अननोन है। हमें एक्सेलरेशन भी नहीं पता है, ये भी अननोन है, ठीक है। हमको टाइम पता है क्या, टाइम पता है, कितना टाइम है, 1 सेकंड का समय लगाया है, और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है इसने, 12, ये हमको पता है। तो हमको ये कोशिश करनी है कि किसी तरीके से हम यू और ए निकाल पाए, क्योंकि जब तक यू और ए नहीं आएगा डिस्प्लेसमेंट नहीं निकल सकता, ठीक। तो अब हम लोग को u और a दोनों अननोन है, और t और s, फाइनल वेलोसिटी का हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ना तो वो दी है और ना ही हमसे पूछी गई है, तो फाइनल वेलोसिटी को हम हटा देते हैं। हम सिर्फ इन्हीं 4 लोगों पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। u और a क्यों लिया, क्योंकि इसके बिना तो हम कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, तो ये हमको लिखना ही पड़ेगा, ये हमको निकालना ही पड़ेगा, और ये 2 इंफॉर्मेशन दी है। कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, ये चारों कौन सी इक्वेशन में आते हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ये चारों लोग आते हैं, ठीक है।
तो अगर हम यहां पे यूज करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की वैल्यू है 12, u की वैल्यू अननोन है, टाइम की वैल्यू है 1 प्लस हाफ टाइम की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर। तो यहां से हमको मिल जाता है 12 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बनी है, इसमें u और a अननोन है। ऐसी हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी जहां पे u भी नहीं पता है और a भी नहीं पता है। सिमिलरली आप जब इक्वेशन बनाएंगे a से c तक, तो फिर से ऐसी ही कोई इक्वेशन निकल के आएगी और उन दोनों को साथ में सॉल्व करके हम u और a को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब a से c तक मैंने b से c इक्वेशन क्यों नहीं बनाई? मैंने क्यों कहा कि हमें इक्वेशन a से लेकर c तक बनानी है, b से c क्यों नहीं बनानी है? क्योंकि b से c में दिक्कत ये होती कि b पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होती। हमें b पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी को लेंगे तो एक और अननोन को कैरी करके चलना पड़ेगा। तो हम b पर जाएंगे नहीं, हम सीधे इक्वेशन a से c तक बनाएंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी। वही रहेगी कौन सी? यही वाली u रहेगी, क्योंकि a से स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस में सेम रहेगी। तो u वही रहेगा। नहीं पता है कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन भी नहीं पता। कितना टाइम लगाया है इसने? यहां पे टाइम लगाया है a से लेकर c तक जाने में 3 सेकेंड, और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया यहां से यहां तक? 48 मीटर्स। फिर से लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस बार s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है 48 का, इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम लगा दिया है 3 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन टाइम 3 का स्क्वायर। तो 48 इज इक्वल टू 3u प्लस 9a बाई 2। ठीक है, इसको 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सारी इक्वेशन 3 से डिविजिबल है। तो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू यू प्लस 3a बाई 2। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन आई हैं, एक बार हमने a से b तक इक्वेशन बनाई है और दूसरी a से c तक इक्वेशन बनाई है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, हम निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे? ये इक्वेशन जो आई है इसको अगर मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं u प्लस 3a बाई 2 इज इक्वल टू 16, और दूसरा इक्वेशन कहता है u प्लस a बाई 2 इज इक्वल टू कितना है? 12। कैसे सॉल्व करें इसे? माइनस कर देंगे तो क्या u कैंसिल हो जाएगा? जैसे हमको तुमने किया होगा, x प्लस वाई पता है, x माइनस वाई पता है, तो हम एक सॉल्व करते थे। अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये हर जगह माइनस आ जाएगा, u में से u माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। 3a बाई 2 में से a बाई 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा? a 2a बाई 2, या सीधे सीधे a लिख देता हूं मैं, और इसमें से माइनस होगा तो क्या बचेगा? 4। मतलब हमको मिल जाता है 0 प्लस ए इज इक्वल टू 4, मतलब a कितना मिल गया? 4। ये पता चल गया, और एक बार a पता चल गया तब u भी पता चल गया, क्योंकि इस a की वैल्यू को तुम कहीं भी रख दो, यहां रख दो या यहां रख दो, तुम्हें u निकल आएगा। तो a की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो u मिल जाता है 10। 10 ही आ रहा है ना? ठीक है, u मिल गया। और एक बार a और u मिल गया, अब जो पूछना है पूछ लो, सब निकाला जा सकता है। हमसे पूछा गया है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो क्या इक्वेशन c से d बनाएंगे? नहीं, अभी भी हम इक्वेशन a से d बनाएंगे और पूरा डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसमें से ये घटा देंगे तो हमको c से लेकर d तक का डिस्टेंस आएगा। मतलब इन सवालों में मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि भले ही वो टाइम अलग अलग इंटरवल करता जा रहा है, लेकिन इनिशियल पॉइंट हम हमेशा a को ही मानेंगे। वहीं से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि वहीं पर इनिशियल वेलोसिटी u होगी, जो हर जगह हम u का यूज उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस क्या आएगा। 84 आता है।
ठीक है, तो मेथड समझो इसको कि हमें जब कंसेक्यूटिव इंटरवल्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम पहली इक्वेशन ए से लेकर बी तक बनाए, दूसरी इक्वेशन ए से लेकर सी तक बनाए, इन दोनों की मदद से यू और ए आ गया। अब तीसरी इक्वेशन हम ए से लेकर डी तक बनाएंगे, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे और टोटल में से ये जो पहले वाला है उसको घटा देंगे, तो हमें सी से लेकर डी तक की डिस्टेंस मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम इक्वेशन बनाते हैं किसके बीच में, सी से लेकर डी के बीच में, सॉरी ए से लेकर डी के बीच में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? क्या इनिशियल वेलोसिटी फिर से यही यू आने वाली है, एक्सेलरेशन फिर से वही आने वाला है, तो यू और ए जो अब तक अननोन था वो नोन हो गया है, और टाइम कितना बीत चुका है, 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड के हिसाब से हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और टोटल डिस्टेंस निकालकर पहले वाला 48 घटा देंगे, तो आंसर आना चाहिए। ठीक है, नोट किया है सबने इसे? हाँ, ठीक है, तो अब मैं आगे स्टेप लिख देता हूं। हम इक्वेशन बना रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम ए टू डी। इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाल ली है 10 की, एक्सेलरेशन निकाल लिया है 4 का, और टाइम बीत चुका है 6 का। स्टार्टिंग से लेकर डी तक टाइम हो चुका है 6 का। हम एस निकाल सकते हैं, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं। एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू है 10, टाइम है 6, हाफ, एक्सेलरेशन है 4, टाइम है 6 का स्क्वायर। कितना आता है ये? 132, ये आ गया। अब हमको पूछा गया है सी से लेकर डी तक की दूरी, तो पूरी ए से लेकर डी में से ए से लेकर सी को घटा देंगे। ए से लेकर डी में से ए से लेकर सी को घटा देंगे। ए से डी आ गया था 132, ये हमारे पास था 48, आंसर आ जाएगा 84 मीटर्स। ठीक है, समझ में आई ये बात? चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही क्वेश्चन करेंगे। लेकिन देखना, हर क्वेश्चन में तुमको सीखोगे, इक्वेशंस नई नहीं है, इक्वेशंस वही हैं, बट आप मेथड समझते हो कि अगर कोई नया सवाल आता है तो भाई इन्हीं में से कुछ ना कुछ करके वो क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में आपकी जो लर्निंग है वो ध्यान रखना है, इसी लर्निंग को आपको किसी भी नए क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है।